हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। माई सेल्फ डॉक्टर दास। आज मैं आप लोगों को विटामिन डी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत ही एसेंशियल विटामिन है और आपके बॉडी के बहुत ही एसेंशियल फंक्शंस को लीड करता है विटामिन डी। और इसके डेफिशिएंसी से भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, इन इंडिया 76% पीपल जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। क्यों है, किस वजह से ये विटामिन डी इतना एसेंशियल है और इसका डेफिशिएंसी का रेट इतना हाई क्यों है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन डी, पहले ये बात कर लेते हैं कि विटामिन डी हमें मिलता कहाँ से है, इसका सिंथेसिस कैसे होता है। तो विटामिन डी मैक्सिमम जो मिलता है हमें सन के रेज से मिलता है, सूरज की रोशनी से। सूरज की रोशनी में दो प्रकार का UVA और UVB होता है रे। तो मैक्सिमम 95% UVB जो होता है वो जब हमारे स्किन के संपर्क में आता है तो हमारे स्किन में एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है जिसको हम डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये प्रो विटामिन डी भी बोला जाता है। तो ये सूरज की रोशनी जब इस मॉलिक्यूल के साथ आता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कोलेकैल्सिफेरॉल यानी विटामिन D3 में। ये भी एक्टिव फॉर्म नहीं है विटामिन का। फिर ये लिवर में प्रोसेस होता है और लिवर में प्रोसेस होके ये 25 विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है। देन अगेन फिर ये किडनी में जाता है और वहाँ पे ये 125 विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है जिसको हम कैल्सिट्रॉल बोलते हैं। और यही एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। जब तक किडनी से नहीं बनेगा तब तक ये विटामिन डी कोई काम का नहीं है जो लिवर से बना या जो स्किन में बना। जब तक किडनी इसको बनाएगा 125 विटामिन D3, तो ये एक्टिव फॉर्म है और यही सारे बॉडी के फंक्शंस को मैनेज करता है। कुछ डाइटरी सोर्सेस भी हैं जो खाने से हमें मिलता है। खाने से हमें ज़्यादातर विटामिन डी जो रिच फूड्स होते हैं वो फिश हो गया और पोल्ट्री वाला चिकन, एग, यॉक नॉन वेजिटेरियन फूड्स में होता है। मशरूम्स में होते हैं और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है जैसे मिल्क हुआ, योगर्ट, दही, पनीर, चीज़ बटर, इस सब में होता है। और इसके साथ साथ सोयाबीन के प्रोडक्ट्स, जो सोयाबीन का मिल्क होता है उसमें होता है। पनीर जैसा एक सोयाबीन के मिल्क से एक चीज़ निकलता है जिसको हम टोफू कहते हैं। बहुत ही अच्छा माना जाता है डाइट में क्योंकि इसमें प्रोटीन रिच होता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है और इसमें भी विटामिन डी होता है। आजकल का जो सब फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जैसे सीरियल्स, ओट मिल्स, आजकल तेल में भी और बाकी चीज़ों में भी विटामिन डी को फोर्टिफाई किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, उससे भी मिल जाता है। कुछ फ्रूट्स है, ऑरेंज जूस, बनाना, और वेजिटेबल्स में देखा जाए तो स्पिनच, पालक कहते हैं, इस सब में विटामिन डी, ये सब खाने से भी हमें मिल जाता है। लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट जो हमें मिलता है वो सन रे से मिलता है। तो सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है विटामिन डी सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विटामिन डी का जो RD है यानी रिकमेंडेड डेली अलाउंस, कितना डेली चाहिए, उसका जो रिकमेंडेशंस हैं वो क्या कहता है। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप ये 20 साल से लेकर 50 साल के बीच में हो तो आपको डेली 600 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको 600 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए। इवन इफ जो बच्चा जन्म लेने के बाद भी उसको विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया जाता है क्योंकि इसकी कमी होने से फिर डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। सेल डिविजन्स वगैरह इससे मैनिपुलेट होता है। तो बच्चों को भी दिया जाता है, 400 इंटरनेशनल यूनिट के डोज में दिया जाता है। तो जो रिकमेंडेड अलाउंसेस आप देख सकते हो कि क्या क्या किस उम्र में चाहिए। नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि विटामिन डी करता क्या है, इसके फंक्शंस मेनली क्या है। तो विटामिन डी जो है ये, आप जो कैल्शियम या फास्फोरस खाते हो खाने में, तो ये जो आपके इंटेस्टाइन में पहुंचता है, अंतड़ियों में जो पहुंचता है, तो इसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में लेने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है और ब्लड में लेके जाता है। एक हार्मोन होती है जिसको हम PTS बोलते हैं, पाराथायरॉयड हार्मोन। गले के पास नेक एरिया में ग्लैंड होती है पाराथायरॉयड। तो ये क्या करता है, कैल्शियम का बॉडी में और ब्लड में कितना होना चाहिए उसको रेगुलेट करता है। अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाता है तो ये क्या करता है, बोन में से कैल्शियम को ले लेता है ब्लड में। तो उसको भी रेगुलेट करना और उसको मेंटेन करने का काम में विटामिन डी हेल्प करता है।
ठीक है। और जितने भी हड्डियों की बीमारी है, रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोमेलासिया, ऑस्टियोमेलासिया यानी कि बोन कमज़ोर हो जाना, बोन में पोरस यानी जैसे अंडे का वो ऊपर का हिस्सा होता है, कवर होता है, उस प्रकार का पतला हो जाना, ये सबको प्रिवेंट करता है, ठीक है। और मेनली इम्यून फंक्शन में हेल्प करता है, फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, जो फॉरेन बॉडीज होते हैं उनको एनगल्व कर लेता है, उनको एक प्रकार से आप बोलो तो खा लेता है और फिर उनको जला देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है। और भी इसका बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे आप यहाँ देखोगे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। बोन को मिनरलाइजेशन कर रहा है, यानी बोन के ऊपर जो भी कैल्शियम, फास्फोरस, जो भी मिनरल्स होने चाहिए उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनको मिनरलाइज करता है। मसल के अंदर कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट बढ़ाता है तो मसल को स्ट्रेंथ देता है। अपोप्टोसिस यानी कि सेल्स का डेथ जो है उसको मतलब कि रेगुलेट करता है। सेल डिफरेंशिएशन हो गया या सेल प्रोलिफरेशन हो गया, इसको मैनेज करता है। सेल प्रोलिफरेट हो जाना मतलब सेल बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाना, ये सब ट्यूमर्स, कैंसर्स में होता है, इसको रेगुलेट करता है। इंसुलिन को रेगुलेट करता है ताकि ये जो है कि डायबिटीज़ वगैरह को भी नहीं होने देता है। इम्यून फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है। यहाँ आप देख सकते हो फंक्शंस में मेनली इंटेस्टाइन को हेल्दी रखने में इसका रोल है। बोन को तो रखता ही है, बोन, टीथ, मसल्स को भी, हार्ट को भी कैंसर से प्रिवेंट कराता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। पैनक्रियाज जहाँ से आपका इंसुलिन सीक्रेट होता है, जो डायबिटीज़ का प्रिकर्सर है, मतलब डायबिटीज़ को सेव करता है इंसुलिन, उसको भी ये ठीक रखता है। नेक्स्ट देखेंगे कि विटामिन डी जो है वो कमी आपके शरीर में है भी या नहीं है, तो कैसे पता करें। तो सिंपल सा ब्लड टेस्ट आता है, थोड़ा सा ब्लड का अमाउंट आपसे आपके में से लेके फिर वो एक 3-4 घंटे के अंदर उसका रिपोर्ट आ जाता है। सेरम विटामिन डी 25 हाइड्रोक्सी करके टेस्ट से पता चल जाता है कि आपका बॉडी विटामिन डी डेफिशिएंट है या नहीं है। तो ब्लड टेस्ट के बाद रिपोर्ट में कैसे आता है, ये रेंज है। अगर विटामिन डी आपका 20 से नीचे है तो यू आर वेरी मच डेफिशिएंट, फिर तो आपको डॉक्टर से मिलके उसका जो दवाई आती है, कुछ सैचेट्स होते हैं, कुछ कैप्सूल्स होते हैं ऑयल बेस्ड, वो दिया जाता है हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार दिया जाता है। और वो बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंट है, जिनको बीमारी स्टार्ट हो गया है बोन का, तो उनको इंजेक्टेबल्स भी दिया जाता है साल में एक बार। अगर 20 से 40 के बीच में है फिर भी लो है, आपको सूरज की रोशनी या डाइट से इसको भरपाई करना पड़ेगा। और आप सप्लीमेंट भी ले सकते हो इसका डॉक्टर से पूछ के। जो ऑप्टिमल रेंज है वो 40 से 80 के बीच में माना गया है। देखिए ये जो रेंज है 40 से 80 ग्रीन वाला, इससे नीचे भी नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। विटामिन डी अगर बहुत भी ज़्यादा अगर आपके शरीर में हो गया तो ये टॉक्सिसिटी कर सकता है, जिसको हाइपर विटामिनोसिस बोला जाता है। क्योंकि कुछ विटामिन होती हैं वाटर सॉल्युबल, कुछ होते हैं फैट सॉल्युबल। पानी में जो विटामिन सॉल्युबल हैं जैसे विटामिन बी और सी, ये ज़्यादा हो जाए शरीर में तो फिर पानी के जरिए बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि यूरिन से, स्टूल में हो गया या स्वेट में। लेकिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो ज़्यादा हो जाए तो बॉडी में स्टोर होते हैं और बॉडी के फंक्शंस को हैम्पर करते हैं, कुछ बीमारियां स्टोन डिपॉजिट होकर क्रिएट करते हैं, तो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। देखिए विटामिन डी डेफिशिएंसी क्यों होता है, कम क्यों होता है। पहले तो मैंने आपको बताया कि ये सूरज की रोशनी से मिलता है। ये देखिए सूरज यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर आप सनस्क्रीन लोशन लगा रहे हैं और धूप में निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन में आपको पता है SPF होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो ये फिर UVB रे जो होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा स्किन में, और फिर वो 7 डाइहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के साथ इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा, तो नहीं बनेगा। कोई अगर डार्क स्किन है तो उसके शरीर में बहुत ज़्यादा मेलानिन है। मेलानिन एक पिगमेंटेशन है जो सनरेज के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। अगर आप ऐसे जगह रहते हो जहाँ पे बड़े बड़े टावर्स हैं, बड़े बड़े घर हैं और वहाँ पे ठीक से नीचे सूरज की रोशनी आ नहीं पा रहा है, तो वो भी एक फैक्टर है। विंटर के सीज़न में सन ठीक से निकलता नहीं है और एयर पोल्यूशन हो तो भी सनरेज जो है ठीक से बॉडी को इम्पैक्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये सब कारण है। और बाकी कुछ दवाइयाँ हैं वो भी खाने की वजह से होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपका लिवर विटामिन को प्रोसेस करता है, स्किन प्रोसेस करता है, किडनीज प्रोसेस करते हैं। तो अगर लिवर में कोई बीमारी है, किडनी में बीमारियां हैं जैसे अक्यूट किडनी इंजरी या क्रोनिक किडनी डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, इस सब में भी विटामिन डी कन्वर्ट नहीं हो पाता है ठीक से।
जो लोग ओबेसिटी में हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उनमें भी ये विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता। और कुछ इंटेस्टाइनल डिजीज़ हैं जहाँ विटामिन डी कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है। तो इंटेस्टाइनल डिजीज़ उसमें क्या है, आईबीडी है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, अगर आपके बाउल यानी कि इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन है, फाइब्रोसिस है यानी कि उसके सेल्स सूख गए हैं, सीलियक डिजीज़ एक प्रकार का डिजीज़ है जिसमें ग्लूटेन वाली जो चीज़ें हैं वो बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो ये सब, अगर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुआ है, आधा हिस्सा काट दिया गया है, तो उसमें भी अब्जॉर्प्शन में दिक्कत होती है और डिफिशियंसी होता है। ठीक है। और एक तो है ही, अगर आप सूरज की रोशनी में नहीं जा रहे हो और आप ठीक से विटामिन डी वाला डाइट नहीं खा रहे हो, उससे तो होता ही है, और उससे सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होगा, ये आप देख लीजिए, आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं क्योंकि ये इम्यून मैकेनिज्म करता था। तो जितना भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, खांसी, कोल्ड, कोविड ये सब बढ़ जाएगा। टीबी हो सकता है। हाइपरटेंशन, देखिए यहाँ पे ब्लड प्रेशर को भी बढ़ावा दे सकता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में कंट्रीब्यूट कर देता है। डायबिटीज़ में कंट्रीब्यूट कर देता है। मसल पेन, बोन पेन, ये सब स्टार्ट होता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे मैंने आपको बताया कि बोन कमज़ोर होने लगते हैं, ऑस्टियोपेनिया होता है, फिर उसके बाद में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है यहाँ पे। ये बोन की डिजीज़ है, घुटनों के बीच में जो कैटिलेज होती है वो ख़राब होता है। ठीक है। एलर्जिक डिजीज़ कर सकता है बहुत प्रकार का, अस्थमा, अर्टिकारिया में पूरे शरीर में लाल लाल के चकत्ते बन जाते हैं और फिर खुजली होता है और थोड़े टाइम के बाद वो ठीक हो जाता है। डर्माटाइटिस कर सकता है, स्किन का इन्फ्लामेशन कर सकता है। ठीक है। और कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, जैसे कि बॉडी का इम्यून सिस्टम जेनेटिकली इसमें क्या एक्टिव होता है और एक पर्टिकुलर डिजीज़ को जन्म देता है। जैसे आरए है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। तो ये सब प्रकार के डिजीजेस को विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से ज़्यादा बढ़ जाता है। कैंसर्स को भी ये मतलब कि विटामिन डी डेफिशिएंसी कंट्रीब्यूट करता है। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है, कैंसर्स भी मतलब कि होने का चांस होता है। तो ये सब विटामिन डी का आपने देखा बहुत ही एसेंशियल रोल है, वाइटल रोल है, और इसके डिफिशियंसी से बहुत चीज़ें हो सकता है। अगर ज़्यादा विटामिन डी हो जाए शरीर में, आप बहुत ही ज़्यादा विटामिन डी खाओ, या कोई सुबह से शाम तक सन एक्सपोजर में रह रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा विटामिन डी डिपॉजिट हो गया है बॉडी में, तो क्या होता है, हाइपर विटामिनोसिस होता है। इसमें डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, भूख ना लगना, नोजिया, उल्टी जैसा लगना, फैटिग, कभी कभी जाके डिपॉजिट होकर स्टोन भी कर सकता है। तो ये सब दिक्कत करता है। तो ज़्यादा भी नहीं रखना है, कम भी नहीं रखना है, ऑप्टिमल रेंज में रहना है। ठीक है। ऑप्टिमल रेंज मैंने आपको बताया था, ये 40 से 80 के बीच में mg/ml उतना होना चाहिए। ये ब्लड टेस्ट से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि विटामिन डी आपको सूरज की रोशनी से कैसे लेना है, तो 15 से 30 मिनट तक आपका बॉडी एक्सपोज होना चाहिए सूरज की रोशनी में। उसमें आपको सनस्क्रीन लोशन या बहुत स्लीव वाले ड्रेस नहीं पहनना है, लॉन्ग स्लीव वाले। और 9 से 1 बजे के बीच में आइडियल टाइम होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो। अगर बहुत ही ज़्यादा धूप है और आप एक्सपोज हो रहे हो तो ये स्किन कैंसर भी करा सकता है। तो इसीलिए अर्ली आवर में सन एक्सपोजर ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कड़वी धूप में नहीं। और आपका जो लॉन्ग बोन्स है यानी कि लेग्स हो गया, हैंड हो गया या फेस हो गया, ये सब एरिया एक्सपोज हो तो वहाँ से अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। और हफ्ते में एक बार एटलीस्ट अगर आप एक्सपोज होते हो तो आपको 10,000 यूनिट्स लगभग मिल जाएगा, जो कि जैसे मैंने बताया कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो ये स्टोर हो जाता है। तो ये काफ़ी दिनों के लिए स्टोर हो जाएगा, जो काम में आ जाता है। ये विटामिन डी जो है फैट सॉल्युबल है, लिवर और फैटी टिश्यूज़ में स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो लिवर, किडनी, स्टोमक, इंटेस्टाइन आपका सही रहना चाहिए। इसकी बीमारी में फिर ये ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। तो विटामिन डी का ध्यान रखिए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ओबियसली 3 चीज़ें, बोन, मसल और आपकी टीथ, ये सब जो है कमज़ोर पड़ने लगता है और बहुत पेन और बर्निंग सेंसेशन ये सब कराता है। ठीक है। नेक्स्ट हम विटामिन B12 के बारे में भी कभी बात करेंगे। और विटामिन डी का ध्यान रखिए। और अगर आपकी कमी है तो उसका बहुत सारा सप्लीमेंट आता है जो आप डॉक्टर से मिल के ले सकते हो, और वो एक थोड़े दिन के बाद वो करेक्शन भी हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय जगन्नाथ।